नमस्कार मित्रों। आज की न्यूज अपडेट में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी मिलने के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। चलो देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जेईएसी, ये जो जेईएसी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दी है। यानी पहले भी 2017 में जेईएससी ने इसका प्रस्ताव पारित किया था। सिफारिश अब फिर से पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के लिए जाएगा। हालांकि जेईएससी ने 2017 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने यानी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे वीटो कर दिया था और सुझाव दिया था कि जेईएससी जीएम फसल पर अधिक अध्ययन करे। 18 अक्टूबर को हुई एक जेईएसी बैठक ने आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग सरसों की 2 किस्मों के पर्यावरण को जारी करने की अनुमति दी, ताकि इसका उपयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की देखरेख में नई पैतृक लाइनों और संकरों को विकसित करने के लिए किया जा सके। बैठक के कार्यवर्त में कहा गया है कि सरसों के संकर धरा सरसों हाइब्रिड DMH11 को इसके बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए मौजूदा आईसीएआर दिशा निर्देशों और वाणिज्यिक रिलीज से पहले अन्य मौजूदा नियमों विनियमों के अनुसार जारी किया गया है। मधुमक्खी और अन्य परागकणों पर जेई सरसों की प्रभाव पर क्षेत्र प्रदर्शन अध्ययन भी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के आवेदन को ध्यान में रखते हुए जेईएसी ने मंजूरी के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। इसमें शामिल है कि अनुमोदन 4 साल की सीमित अवधि के लिए है और अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर एक बार में 2 साल के लिए नवीकरणीय है। बाहरी विशेषज्ञ प्रत्येक मौसम में कम से कम एक बार फसल के उगने वाले स्थानों का दौरा करेंगे। आवेदकों को 100 ग्राम 100 ग्राम स्वीकृत संकरों के साथ साथ उनके पैतृक वंश को आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस के पास जमा करना होगा और व्यापार के मामले में भविष्य के संदर्भ के प्रयोजनों के लिए इस मंजूरी पत्र के जारी होने के 30 दिनों के भीतर जेईएसी को सूचित करना होगा। आवेदकों को अनुमोदित किस्मों के डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी विकसित और आईसीएआर को जमा करना चाहिए। हर्बिसाइड्स के किसी भी फॉर्मुलेशन के उपयोग की सिफारिश केवल नियंत्रित और निर्दिष्ट शर्तों के तहत की जाती है। विशेष रूप से हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए लेबल दावा और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दी जाती। इसने कहा कि किसी भी स्थिति में किसान के खेत में के लिए किसी भी प्रकार के शाकनाशी के उपयोग की अनुमति नहीं है। DMH11 का व्यावसायिक उपयोग बीज अधिनियम और संबंधित नियमों और विनियमों के अधीन होगा। चलो तो दोस्तों, इसमें बहुत सी कमिटीज आई है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें आई वाली CGMCP, द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स की स्थापना 1996 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDP के वित्तीय पोषण से दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से CGMCP का एक प्रमुख उद्देश्य तिलहन, सरसों और ब्रासिका आदि के उत्पादन में सुधार करना है। दूसरी कम्युनिटी आई थी ICAR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत के कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, 93 साल से पहले।
अंग्रेजी में आदर्श वाक्य क्या है? मानव स्पर्श के साथ कृषि खोज। अब अध्यक्ष एक कृषि मंत्री है, ICAR के अध्यक्ष कृषि मंत्री होते हैं और निर्देशक है हिमांशु पाठक। मील के पत्थर मान्यता वर्ष के अनुसार आवेदकों की संख्या बढ़ती है। उसके बाद कमेटी आई थी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग एपीरियस कमेटी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति JEAC कार्य करती है। नियम 1989 के अनुसार यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। उसके बाद द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड उसके बाद द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन कमिटीज, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति कीटनाशकों से संबंधित तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। कीटनाशक अधिनियम के तहत कीटनाशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की स्थिति की जांच करने की सुविधा भी उपलब्ध है। डेटा आवश्यकताओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं और कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए पत्र भी उपलब्ध है। कीटनाशकों के प्रमुख उपयोग का विवरण भी दिया गया है। उत्पादन निर्देशक, दिशा निर्देश, प्रतिबंध और प्रक्रियात्मक सूची भी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार हम इसमें हमें देखे हैं। थैंक यू।